आप सभी का शक्ति अभियान के इस पहले जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। इस डायलॉग में आप सबका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में आज तीन बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं जिन्हें फॉर श्योर किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी हमारे बीच में आज सलमान खुर्शीद सर हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के। हमारे बीच में प्रणीति शिंदे जी हैं, वो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और हमारे बीच में दिव्या मडेरना जी हैं जो नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। बिफोर स्टार्टिंग आवर कॉन्वर्सेशन आई वुड रिक्वेस्ट आवर टीम टू फैसिलिटेट आवर गेस्ट्स बाय गिविंग दीज प्लांटर्स। सलमान सर के वेलकम के लिए मैं इल्मा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि इल्मा उन्हें प्लांट देकर उनका वेलकम करें। प्रणीति मैम के वेलकम के लिए मैं नूतन को इनवाइट करना चाहती हूँ। दिव्या मैम के वेलकम के लिए इशिका से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए। थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी का और हमारे इस पैनल का जिसने आज समय निकाला और हमें टाइम दिया हमारे इस शुरुआती मूवमेंट के शुरुआती दौर में हमें समझने सीखने और बहुत सारी नई बातें करने का। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि शक्ति अभियान क्या है और हम 2 दिन से करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम शक्ति अभियान था, और इस शक्ति अभियान का मकसद ये था कि क्या हम विद इन कांग्रेस ऐसा कोई बेस तैयार कर सकते हैं, कोई पैरेलल स्पेस तैयार कर सकते हैं जहाँ पे महिलाओं के जेन्युइन लीडरशिप के बारे में बात हो और ऐसी महिलाओं को मौका मिल पाए ग्रास रूट से जिनके पास शायद रिसोर्सेस नहीं है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है या किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो राजनीति में आ सकें, बट उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, इंटरेस्ट है और वो कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ हलचल वो अपनी जगहों पे करते रहते हैं राजनीति में। तो हमने 2 साल पहले ऐसे ही महिलाओं की खोज करना शुरू किया था अक्रॉस इंडिया, और 17 राज्यों में हम ये कर पाए बेहतर तरीके से, और इन 17 राज्यों में हमें 10,000 के करीब ऐसी महिलाएं मिली जो अपने अपने जगहों पे कुछ छोटे मोटे लीडरशिप के इनिशिएटिव्स लेते रहते थे, पॉलिटिकल लीडरशिप के इनिशिएटिव्स लेते रहते थे, बट दे वर नॉट एक्नॉलेज्ड इनफ। उनको कोई जानता नहीं था या उनको खुद भी ट्रेनिंग की कमी थी काफ़ी हद तक, क्योंकि उतने प्रिविलेज्ड जगहों से आते नहीं थे वो। तो हमने ऐसी महिलाओं को खोजा था, उनके साथ 9 महीने का एक लीडरशिप का जर्नी चलाया, और फिर उसके बाद उसी के माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी जगहों पे अपनी टीम्स तैयार की थी, अपने अपने क्लब्स बनाए, अपने अपने महिलाओं के ग्रुप्स तैयार किए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग पॉलिटिकली इन देयर स्पेसेस। हमारा शक्ति अभियान का पूरा आइडिया यही था कि राजनीति में कैसे बराबरी का स्पेस महिलाओं को मिल सके और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक वो सीमित ना हो, वो असली ताकत तक जाए, यानी नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन विद पावर। और उसके लिए हमने उन्हीं के अंदर वो नेगोशिएशन स्किल्स और ट्रेनिंग डेवलप करने की कोशिश की विद दैट कि उनके पास उनके खुद के जनता का बेस हो। जब वो अपने जगहों पे से राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं तो वो सब हम लगातार कर रहे थे, बट बीच बीच में हम ये भी समझने की कोशिश करते थे कि रिसोर्सेस भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिस पे बराबरी के हक की हमें ज़रूरत है, और राजनीति में आने की एक्चुअली ज़रूरत इसलिए कि देश के सारे रिसोर्सेज में 50% की अगर हम हकदारी और हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे हमारे इस पूरे मूवमेंट में जो लर्निंग बढ़ी वो यहाँ तक आकर पहुँची है कि हम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात करना शुरू कर रहे हैं, और कल का पूरा दिन इसी बारे में गया था। कल हमारे बीच में बहुत ज़रूरी 2 पैनल हुए थे जिसमें सईदा हमीद मैम थी हमारे साथ में, कुछ रिसर्चर्स थे, कई सारे स्कॉलर्स थे, खबर लहरिया जैसे मीडिया स्पेस, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे मीडिया स्पेस से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उन्होंने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन के हिस्ट्री के बारे में, रेलेवेंस के बारे में बात किया। इसके बारे में बात करते हुए कितना ज़रूरी है इंटरसेक्शनल अप्रोच रहे, उसके बारे में काफ़ी दिन भर हमारी वो सब चर्चाएं चली,
और आज आप जब हमारे बीच में हैं तो हम चाहते हैं कि हम राजनीति को रिसोर्स अलोकेशन से जोड़कर कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके साथ में करें। उसके लिए हमारे साथ हमारी बहुत मजबूत साथी चेतना है जो इस पूरे मॉडरेशन को देखने वाली हैं। चेतना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, और चेतना कंसल्टेंट भी रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वो हमारे साथ इस चर्चा को फैसिलिटेट करने में, मॉडरेट करने में मदद करेंगी। ओवर टू चेतना। Am I audible? सेशन को शुरू करने से पहले माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड माई थैंक्स टू द पैनलिस्ट ऑल्सो फॉर टेकिंग आउट देयर वेरी वैल्यूएबल टाइम। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में तय करने पे बहुत एफर्ट्स हुए हैं, बहुत बातचीत भी हुई है, लेकिन जिस तरह की बातचीत हुई वो सिंसियर एफर्ट्स में और प्रैक्टिसेस में ट्रांसलेट पूरी तरह से नहीं हो पाई। और जब महिला राजनीति की हम बात करते हैं, उनकी भागीदारी के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है 3 तरह के सवाल हैं जिनके अराउंड एक डिस्कशन हम बिल्ड करते हैं ज़्यादातर। दैट हाउ डू वी बिल्ड अ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, हाउ डू वी बिल्ड अ पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर वुमेन, एंड हाउ डू वी बिल्ड अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन फॉर वुमेन, कि हम उनको महिला होने के लिए पहचानें, उनको सोशली उसी तरह का स्टेटस दें जिस तरह का पुरुषों का या और जेंडर्स का है। उनके लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ बिल्ड करें जिससे ये सुनिश्चित कर पाएँ कि आर्थिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी तय हो। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात कि उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में और स्ट्रक्चर्स में जगह दे पाएँ, इंपॉर्टेंट पावरफुल पोजीशंस दे पाएँ, क्योंकि तभी डिसीजन मेकिंग में हमारी भागीदारी तय हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट्स हमारे डिस्कशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पैनलिस्ट से कि हम इसके ऊपर अपनी इंसाइट्स और व्यूज़ शेयर कर पाएँ। So to expedite the discussion, I would request Salman sir to tell us something more about how Constitution has laid down provisions which can facilitate the participation of women, what has been lacking so far, and in what ways does he believe that the representation of women can be ensured in the contemporary times. Thank you very much। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आप सब आज इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आज सुबह आपका सबका अभिनंदन है, और इस बात के लिए धन्यवाद भी है कि आपने इसका महत्व समझा और इसमें रुचि लेते हुए यहाँ पर आप लोग सब उपस्थित हैं। हमारे बहुत अच्छा पैनल है और इसमें बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें होगा, और आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे और सुझाव होंगे उन पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, तो और हमको इसमें सबको फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15(3), वो जेनेरिकली एक बात बड़ी स्पष्ट कर देता है कि कोई विशेष प्रावधान बनाना कानून में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये आप कर सकते हैं और स्टेट को करने का अधिकार है। और जो हमारे विभिन्न प्रोविजंस हैं उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर उनको एक पूर्णतः देखें तो डायरेक्शन बड़ा क्लियर है, जो इसकी दिशा है वो बड़ी स्पष्ट है कि यही काफ़ी नहीं है कि हमने आर्टिकल 14 में ये कहा कि सब लोगों को बराबर का अधिकार है, सब लोगों को बराबर का अधिकार है, हर व्यक्ति विशेष, हर सिटीज़न को, हर नागरिक को बराबर का अधिकार हमारे संविधान में मिला हुआ है। उसको और स्पष्ट करने के लिए 15(3) में ये प्रावधान बनाया गया है कि विशेष प्रावधान बन सकते हैं महिलाओं के लिए। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी डन मेड फॉर वीमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। तो समस्या इस बात की नहीं है कि कानून इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है। कानून, संविधान इन सब चीज़ों की आज्ञा देता है और प्रोत्साहित करता है, अगर सच्ची बात माने तो प्रोत्साहित करता है कि वीमेन हैव टू बी गिवन ग्रेटर हेल्प
इन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूपरेखा है वो ये है कि बात इक्वालिटी की और पार्टिसिपेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कही गई है, लेकिन ये मानते हुए और ये जानते हुए कि कह देना काफ़ी नहीं होगा। जितने आप डिस्कशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो ये बात स्पष्ट करते हैं कि कह देना स्पष्ट करना काफ़ी नहीं होगा, इसके आगे और बहुत सारे कदम उठाने होंगे ताकि हम इसको इन सब्सटेंस अचीव कर सकें। और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे ही केसेस में, जो भी केसेस रिजर्वेशंस पे आते हैं, उन पर यही बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इक्वालिटी इन कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी इन सब्सटेंस। सो धरातल पर, ज़मीन पर इक्वालिटी और समानता क्या है, इसके लिए थोड़ा विस्तार से एनालिसिस की आवश्यकता है, समीक्षा की आवश्यकता है, और उसके बाद उस पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। और यही हम लोग कर रहे हैं, यही हमको करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ पर इसको करने से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे, इस पर आज जैसा ये जो सेमिनार है, आज हमारी जो यहाँ पर वार्ता हो रही है, इसमें हम लोग इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब बात क्योंकि जेंडर सेंसिटिव बजटिंग की है, तो अभी हम लोग ऊपर इस पे चर्चा कर रहे थे कि बजट में दो विषय होते हैं। एक क्योंकि दलितों के लिए और ट्राइबल्स के लिए, SC STs के लिए विशेष बजट बनाने का हम बहुत लंबे समय से प्रयास करते आए हैं कि स्पेशल एक्शन प्लान्स जो होता है, बहुत लोगों ने ये कहा कि और वर्ग जो हैं हमारे समाज के, उनके लिए विशेष एक्शन प्लान क्यों नहीं होता है, विशेष प्लान क्यों नहीं होता है। इसलिए माना गया है कि जो सबसे बड़ी समस्या हमने अपने समाज में देखी और समझी, और जिसका बहुत दूर दूर तक असर समाज पे हुआ है, वो दलितों के संबंध से है, उनके संदर्भ में है, और जो हमारे गिरिजन हैं उनके संदर्भ में है, SC STs के संदर्भ में है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं और लोग भी सफ़र करते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ सफ़र करती हैं, लेकिन उस हद तक नहीं करती जितनी SC STs ने पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र किया है। तो इसलिए उनके लिए भी कुछ करना है, लेकिन उसको SC ST के लिए जो करना है उससे सामान्य नहीं बनाया जा सकता, उससे मिलाया नहीं जा सकता, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जब हम विमेन की बात करते हैं और विमेन सेगमेंट की बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है क्या इनके लिए भी एक स्पेशल प्लान बनाया जा सकता है। तो उस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे बहुत डिस्टिंग्विश्ड लेडीज़ यहाँ प्रेजेंट हैं, पैनलिस्ट, वो इस पर कुछ ना कुछ अवश्य कहेंगी। मेरा अपना ये मानना है कि हम बजट को अलग अलग सेगमेंट करते जाएं तो अकाउंटिंग में और अकाउंटेबिलिटी में कोई ना कोई समस्या होगी। अगर हम बजट में इस बात पर ध्यान रखें कि बजट को बनाते हुए डेटा की समीक्षा करके हम ये देखें कि कहाँ पर एलोकेशन से अधिक इम्पैक्ट जो होगा वो महिलाओं पर होगा, इसको डेटा से हम कंपेयर करके तब तय करें कि हम कहाँ पर एलोकेशन दें तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा। और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब सच्चर कमेटी ने माइनॉरिटीज़ की ग्रोथ के लिए स्पेशल बजटिंग करने का, स्पेशल स्कीम्स बनाने की बात की थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया था कि हम अगर स्कूल बनाना चाहते हैं एजुकेशन देने के लिए, और एजुकेशन एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, तो हम ये ना बनाएं कि एक स्कूल बनाकर उस पर लेबल लगा दें कि ये माइनॉरिटी का स्कूल है। हम ये ना करें, हम ऐसा करें कि कहाँ पर माइनॉरिटी अधिक से अधिक है संख्या में, वहाँ पर स्कूल बनाएं, ताकि वो माइनॉरिटी स्कूल ना हो लेकिन माइनॉरिटी कॉन्सेंट एरिया का एक स्कूल हो, जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लोग एक साथ जा सकें, पढ़ सकें, बैठ सकें, और एक दूसरे को अच्छी तरह से एक दूसरे से संबंधित हो सकें। ये एक कॉन्सेप्ट बना था। चाहे सड़क का बनाएं, कभी सड़क माइनॉरिटीज़ के लिए अकेले नहीं बनती, सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है, बल्कि अगर माइनॉरिटी एरिया में एक सड़क बनती है तो माइनॉरिटी को
majority के लोगों से कहने का अवसर मिलता है कि देखो हमारी वजह से हम और तुम इस सड़क को यहाँ enjoy कर रहे हैं, क्योंकि स्कीम में हमको एक विशेष वो प्राथमिकता दी गई और हमको इम्पोर्टेंस दी गई। तो बजटिंग में अगर इस एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाए कि हम जहाँ पैसे लगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसमें कहाँ पर पैसे कंसंट्रेट करें ताकि महिलाओं का मैक्सिमम फ़ायदा हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, सोशल वेलफेयर में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, या वो स्किल्स डेवलपमेंट में हो, या जॉब क्रिएशन में हो, सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा। एक बात वो है। दूसरी बात, बजट में हम लोगों को अक्सर एक सवाल आजकल आता है डिस्कशन में कि आप रिजर्वेशन सेक्टर को क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर से जोड़ते हैं, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लाते हैं। तो इसमें दो लोगों की अलग अलग राय होती है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट आना ख़त्म हो जाएगा। आज जो प्रोटेक्शनिस्ट दुनिया आ रही है, ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो वापस अमेरिका चला जाए और उसके लिए वो ट्रेड वॉर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा होगा और अगर सब लोग प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन बजट में एक चीज़ पर हम लोग एक बहुत, और जो रिजर्वेशन वाली बात है इस पर एक बहुत सिंपल लेकिन एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ हम बजट में कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में। हाउसिंग में भी हो सकता है, वो और सेक्टर्स में भी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप देखें, अगर हम फैक्ट्री बनाएं और उस फैक्ट्री में हम ये इंसेंटिव दें कि इस फैक्ट्री में अगर 50% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा, 85% से ज़्यादा या 100% तक अगर विमेन एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको हम इतना इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, वेरियस अदर टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस की वो देंगे, इंसेंटिव देंगे, उतना टैक्स हम माफ़ करेंगे। अब इसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा है कि आप विमेन को ही रखें, लेकिन अगर कोई अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना चाहता है, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल करना चाहता है, तो वो क्यों नहीं वुमेन को एम्प्लॉय करेगा और क्यों नहीं वुमेन को अपॉर्चुनिटी देगा जब उसको सीधा सीधा डायरेक्ट फिजिकल फ़ायदा हो रहा है। तो इस पर हम लोग गौर कर सकते हैं। स्कूल्स हैं, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा, स्कूल्स पर कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होता है किसी किस्म का, बहुत सारे स्कूल्स को प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ़ होता है, लेकिन उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि आज के दिन बहुत सारे स्कूल्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स विमेन रखते हैं और उससे महिलाओं का तो फ़ायदा होता ही है, फैमिलीज़ का फ़ायदा होता है, नए बच्चों का फ़ायदा होता है, तो वहाँ भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो क्या हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देकर बजट में हर जगह पर ये प्रावधान कर सकते हैं कि विमेन को इंगेज करने में, एम्प्लॉय करने में, ट्रेन करने में और स्किल्स डेवलप करने में आपको इतना टैक्स का बेनिफिट, जो भी टैक्स वहाँ पे लागू होता है, इतना टैक्स का बेनिफिट आपको मिल सकता है। और यही चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एरियाज़ में भी हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टेट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी प्रोविज़न करा जा सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को दें, विमेन NGOs को दें या विमेन यूनिट्स को दें, तो इस पर ये प्रायोरिटी दी जा सकती है, इतने परसेंटेज प्रायोरिटी विमेन को दी जा सकती है। इस किस्म का बजट के अगर हम प्रोग्रेसिव बजट में प्रोविजंस रखेंगे तो यकीनन हर एरिया में हमको 4-5 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि विमेन कहाँ तक आगे बढ़ सकती हैं। मेरा ये मानना है कि हम जब फैसिलिटीज़ देते हैं, चाहे वो विमेन को दें, चाहे वो किसी और सेक्टर को दें, सेगमेंट को दें, हमको ध्यान इस बात पे रखना चाहिए कि हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं ये प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें करने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो भी हम देते हैं वो प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं होता है। और जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हमारे
बहुत प्रोमिसेस किए हुए प्रोमिसेस की वजह से बहुत स्ट्रेस इकोनॉमिक सिचुएशन पे हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड हमारे बेनिफिट्स दिए जाएं, विमेन को दें या किसी और सेगमेंट को दें, तो उससे इकोनॉमिक स्ट्रेस नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत एक्यूरेट डेटा की आवश्यकता है। जब बजट बने तो वो डेटा सामने रख कर बने और वो डेटा इफ़ेक्टिव हो और एक्यूरेट हो, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सर, लास्ट सेगमेंट जो था आपके व्यूज़ का, उसी से एक मेरा सवाल है। जब हम ये बात करते हैं कि विमेन के लिए कुछ पॉलिसीज़ हों जो सीधे रूप से ये निर्धारित करें कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, तो हम ये भी देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से किस तरह वर्किंग क्लास विमेन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो शायद उस तरह से नहीं मिल पाई। यूनियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीलेजिटिमाइज हो गए, जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था उन महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के बारे में बात करने का। कुछ स्कीम्स आई, नरेगा जैसी स्कीम्स आई जो जेंडर वेज में के गैप को कम करने में सफल रहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी कि स्पेशली विद दिस गवर्नमेंट कमिंग इन, उनका भी बजट कम हो गया। अभी के बजट में आशा वर्कर्स, नरेगा वर्कर्स के लिए कुछ खास विद रिस्पेक्ट टू विमेन हम नहीं देखते हैं। तो इज देयर अ लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट दैट you would say the Indian governments have historically had with respect to creating better working class conditions for women, in respect of creating better opportunities for working class women? क्योंकि एक इनफॉर्मल सेक्टर में एक बहुत भारी चंक जो है महिलाओं का वो काम करता है, और उनके लिए कोई सेफ्टी रेगुलेशन, उनके लिए प्रॉपर मिनिमम वेज का इंश्योरेंस ज़्यादातर कागजी ही है। तो इस पे आप पॉलिटिकल इंटेंट के बारे में इसके क्या कहेंगे? थैंक यू। पॉलिटिकल इंटेंट तो फिर अल्टीमेट चीज़ होती है। सब कुछ करने पर अगर पॉलिटिकल इंटेंट ना हो तो लिखित में देकर प्रोविज़न में बनाने के बाद भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो कहीं नहीं रहेगा, बल्कि और डिसकॉन्टेंट और डिसएन्चांटमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सरल है सामान्य ऐसे स्टेप्स लेना जिसमें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएं। अब जैसे ट्रैवल इंसेंटिव्स हैं, फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन है। मैं मानता हूं कि फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन अगर कंसंट्रेट किया जाए, उस एरिया पे कंसंट्रेट किया जाए जहां पर वर्किंग क्लास वीमेन बहुत सारी हैं, जो कम्यूट करती हैं, जो अपने घर से अपने वर्क स्टेशंस पे जाती हैं, वहां पर जो भी इंसेंटिव्स मिल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो इंसेंटिव्स उनको देने चाहिए। वैसे ही जो कंपल्सरी क्रैशेस हैं, अगर क्रैशेस वर्क एरिया वर्क साइट से बनाए जाएं, अब वो हो रहे हैं। अब हमारे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक क्रैश है, ताकि जो यंगस्टर्स हैं, यंग वुमेन हैं, रिसेंटली मैरिड वुमेन हैं, वो अपने बच्चे वहाँ दिन भर के लिए पहुँचा के छोड़ के और कोर्ट्स में आ सकती हैं। कोर्ट्स में अपना काम करने के बाद फिर जाती हैं, वो या उनके हस्बैंड जाके बच्चों को पिकअप कर लेते हैं। तो अगर थोड़ी सेंसिटिव मैनर में और एनालिटिकल मैनर में हम लोग ये अप्रोच करें तो यकीनन हमको बहुत दूरगामी हमको प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपने बात पॉलिटिकल इंटेंट की कही या इंटेंट की कही, वो फाइनली तो फिर वो पॉलिटिकल फील्ड में ही तय हो पाएगा। और अगर हम सेंसिटाइज करें वोटर को कि what the voters should look for in deciding what kind of government he wants to form, instead of getting carried away simply by saying कि हम इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे। जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इस पर भी कितना डेटा आया है मैं नहीं जानता हूँ, बट आई बिलीव दैट देयर इजंट इनफ डेटा कि ये डिस्पेंस होता है, ये पहुँचता है, लेकिन इसकी यूटिलिटी किसको होती है घर में, कितनी हद तक इसको महिला कंट्रोल करती है या फैमिली में महिला कंट्रोल करती है, इसका डेटा और सोशल डेटा अवेलेबल होना चाहिए। देन आई थिंक विल बी better place to judge all these matters. Thank you. Thank you, Salman sir. I do have a couple of more questions, but we'll move on to the next speakers for now. Those who have been part of the decision-making process for a long time now, inside and outside the political institution. So, Divya, we would request you to talk a bit about. We were just talking about political intent. तो political intent के साथ-साथ
ये भी ज़रूरी है कि महिलाएं उस पोजीशन में हो जहाँ से वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोकल लेवल पे इस तरह का पार्टिसिपेशन बिल्ड कर पाएँ कि महिलाएं पार्टिसिपेट करें और फिर आगे स्ट्रक्चर्स में लीडरशिप पोजीशन ले पाएँ। तो in your own experience, because you started probably with the PRIs and you play an important role in mobilizing women at the grassroots levels, how important do you think it is to mobilize them? How important do you think it is to sensitize them to be part of the mainstream politics? And what kind of challenges you have encountered so far in going to the ground and giving them the confidence that they should be part of the political mainstream? ये बिल्कुल सही है कि जो लोकल लेवल है और जो हमारा ढांचा है उसके अंदर बुनियाद पे धरातल से शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जब हम बात कर रहे हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा हक और हिस्सेदारी, हम आधी आबादी को और कैसे सशक्त कर सकते हैं, हम कैसे जेंडर गैप को कम कर सकते हैं, जो डिस्पैरिटी और जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। और ये दो माध्यम है कि हमारा विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल एरिना में होना चाहिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए, और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। विमेन मस्ट जस्ट नॉट वोट, दे मस्ट रूल। और दूसरा है कि उसे सशक्त बनाने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। तो एक बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जैसे कि अभी सलमान सर बता रहे थे, बजटिंग की भी ज़रूरत है, फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर प्ले करता है। तो मुझे लगता है एक बैलेंस आउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं खुद पंचायती राज से मैंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी 2010 के अंदर, और 1995 के अंदर पहली बार 73rd 74th अमेंडमेंट से रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स और अर्बन गवर्नमेंट्स के अंदर हुआ। जब हमने वहाँ से शुरुआत करी 1995 में, तब मेरी मदर ने पहला चुनाव लड़ा था। और ये बिल्कुल सही है कि आज भी बहुत सारी जगह इंटीरियर्स के अंदर, डिफ़िकल्ट जोग्राफी के अंदर सरपंच पति हैं, आप एक डमी कैंडिडेट्स और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के रूप में हैं। लेकिन 95 से आज अब 2025 में हम 20 साल के अंदर 30 साल के करीब हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़कर भी आए हैं। हमने बहुत उम्दा नेता उस पंचायती राज से दिए जो बाद में प्रधान बने, एमएलए बने और एमपी तक आए। तो एक निश्चित रूप से बहुत लंबा सफ़र हम तय कर आए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम वहाँ पर फेस करते हैं। एक जो गांव के अंदर पेट्रियार्की का सिस्टम है, वो धीरे धीरे उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत व्यापक स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया जाता है, उसे और भी तरीके से करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं आधी आबादी के और हमारे हक की, तो हमें आधा हक नहीं, हमें पूरा आसमान चाहिए। हम 33% से 50% पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आए। अब हम 33% विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, मुझे लगता है वो भी 50% की एडवोकेसी करनी चाहिए उसके अंदर भी। क्या होता है कि जैसे अभी मोबिलिटी की फ्री बसेस की बात कर रहे थे, जब हम डिफ़िकल्ट जोग्राफी में रहते हैं और टेक्नोलॉजी की भी बात करें, फ्री बसेस की भी बात करें, वो कह रहे थे कौन से रूट्स होने चाहिए, किस रूट से वो बसेस जाती है, इसका डेटा होना चाहिए आपके पास में। आपने फ्री बसेस तो कर दी, मोबिलिटी के संसाधन तो कर दिए, लेकिन क्या उसका आउटपुट हो रहा है? क्या उन रूट से वो बसेस जा रही हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिला उसकी यूज़ कर सकती हैं? अब जब एक महिला सरपंच है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपके जितने भी जीपीडीपी प्लान्स हैं वो सब कुछ ऑनलाइन हो गए हैं। तो बात आती है टेक्नोलॉजी की। कई ऐसी डिफ़िकल्ट जोग्राफीज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक आपको याद होगा, एक आया था आदर्श ग्राम योजना, जहाँ पे हर सांसद को एक गांव गोद लेने की ज़रूरत है। कोई पीछे मुड़कर अब उन गाँवों को नहीं देखता। वो जो आदर्श गाँव थे, वहाँ पे भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कोविड के अंदर हमने देखा द पेन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, डेली वेज लेबर्स, जब उन्होंने पलायन किया, अपने घर को छोड़कर बाहर आजीविका के लिए गए, और जब रातों रात कोविड के अंदर कर्फ्यू लगाया गया और वो अपने मूल गांव वापस आए, तो उनके पास रोज़गार का कोई संसाधन नहीं था, बंद घर थे, कईयों के घर भी नहीं थे। तो मनरेगा की पंचायती राज की जो स्कीम है, उन्होंने उन्हें रोज़गार दिया, जिसका भी सोनिया जी ने राज्यसभा में उठाया भी था बहुत अच्छी तरीके से, कि उसका सिस्टमैटिकली ये बजट कम कर रहे हैं, कि कांग्रेस की फ्लैगशिप योजना है। तो मुझे लगता है कि लोकल बॉडीज़ को भी सशक्त करने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा।
आपके एसएफसी और एफएफसी के फंड हैं, एक सेंटर से आता है, एक स्टेट से आता है। आपको उसके अंदर प्रावधान करने पड़ेंगे। उसके अंदर कई प्रावधान होती हैं कि आप सैनिटेशन के लिए देंगे, आप स्ट्रीट लाइटिंग के लिए देंगे। मुझे लगता है उसके अंदर भी जेंडर लेंस से देखने की ज़रूरत है। अब जब हम जेंडर लेंस की बात करते हैं तो आप पंचायती राज को एक पंचायती राज के लेंस से नहीं देख सकते, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। आप रोड भी बना रहे हैं नरेगा में, आप उसके अंदर स्ट्रीट लाइटिंग का भी काम कर रहे हैं। आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी के भी वो टच में निरंतर रहते हैं गांव के अंदर, गांव के स्किल करने के लिए। आशा वर्कर्स जो हैं वो एक ऑनरेरियम पे रहती हैं, उनकी अपनी मिनिमम डेली वेज भी उनको नहीं मिलती है। हेल्थ एस्पेक्ट्स जो होते हैं आपकी उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आप एक पूरे स्ट्रक्चर को बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव को सशक्त बनाना चाहिए। उसके पास में पर्याप्त फंड होने चाहिए। उस फंड के ऊपर एक राइडर होना चाहिए जो विमेन पे स्पेंड किया जाए। अब आप ये नहीं कह सकते कि लोकल बॉडीज़ में दे दिया, ये क्रॉस कट करता है सारे डिपार्टमेंट्स को। और मुझे लगता है कि एक प्रश्न जो कोई भी दूसरा जना इसके विरोध में पूछेगा कि द एंटायर बजट शुड बी जेंडर पार्टीशन, आई बिलीव इट शुड बी। And gender partition doesn't mean that it is going to be only allocated for women. It is the specific strategic needs. It could be anybody. It could be for the disabled. It could be for the women. It could be for the girls. And जैसे अभी सर कह रहे थे, this cannot be achieved without data. आपके पास में एक डेटा एनालिसिस होना चाहिए, उसके आधार पर आपका एस्टिमेट बनना चाहिए। आपके जो बजट एलोकेशन से पहले की जो प्लानिंग होती है वो बहुत थरो रूप से होनी चाहिए। और उसके बाद में उसका एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो बजट अलॉटमेंट किया गया है क्या हम वो स्पेंड कर पा रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को। जैसे निर्भया का फंड है वो अंडर स्पेंड रहा, उसको आप स्पेंड ही नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया और आपने कलम तो दे दी, लेकिन कलम को साइन करने वाला वो पावर उसको दिया ही नहीं। तो मुझे लगता है उसको फिस्कल पावर की भी ज़रूरत है और उसको आप नहीं कर पाएंगे, एट द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको बांध देंगे स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे 16 फाइनेंस कमीशन जब डेवल्यूशन के ये देते हैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवल्यूशन, तो उसके अंदर बहुत सारे मापदंड होते हैं। डेमोग्राफिक होती है, पॉपुलेशन होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, एनवायरनमेंट के लिए आपके एनवायरनमेंट के ऊपर आपको फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल जोन पे देता है। लोकल सेल्फ बॉडीज़ के आप रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे उसकी भी व्याख्या करता है। तो मुझे लगता है 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर भी ये होना चाहिए कि लोकल बॉडीज़ के अंदर किस तरीके से क्या एलोकेशन होगा। टैक्स की जो बात कर रहे थे उसमें भी होना चाहिए। अभी ये जो जेंडर बजटिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हिंदुस्तान के अंदर 2005-2006 में यूपीए की गवर्नमेंट में हुई थी। और अभी का जो बजट है भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार का बजट और स्टेट का गवर्नमेंट दोनों लोकल बॉडीज़ तक इम्पैक्ट करती हैं, उसके अंदर एक जेंडर बजट स्टेटमेंट आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पहले ये यूपीए के टाइम में जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये कुल बजट का शायद 1% होता होगा, मेरे ख्याल से अब ये 6% की हाइक हुआ होगा। तो क्यों हुआ इतना हाइक, क्या हुआ? तो पार्ट ए में पीएम आवास योजना दे दी। पीएम आवास योजना भी सरपंच के स्तर पे उसकी फॉर्म्स भरे जाते हैं, एसडीएम उसको क्रॉस चेक करता है, ये वहाँ पे भी उसका एक अलग प्रक्रिया जिस पे बाद में बात करेंगे। तो जो पीएम आवास योजना थी वो एनडीए की फ्लैगशिप स्कीम थी। जब उन्होंने उसका बजट बढ़ाया तो अपने आप जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट का बजट बढ़ गया। कोई एक मैकेनिज़्म या स्ट्रक्चर नहीं है कि पार्ट ए पार्ट बी में आप कौन सी स्कीम डाल रहे हैं या पार्ट सी में कौन सी स्कीम डाल रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरह देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है क्योंकि परिणीति एमपी हैं, डिमांड ऑन ग्रांट्स के ऊपर एक पूरी चर्चा होनी चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के ऊपर प्रॉपर एक हेड होना चाहिए, एक पूरा फिस्कल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम इनको दोनों तरीके से सशक्त कर सकें, हम रिप्रेजेंटेशन भी दे सकें और हम उसको फिस्कल स्ट्रक्चर भी दे सकें। दे बोथ गो हैंड इन हैंड एज अ पैडल। I think Divya, you have raised a very important point about data, and as we all know कि 4 बार से सरकार आ रही है रिजीम में, लेकिन सेंसस अभी भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है। सो वी एक्चुअली डोंट नो whether women or other disadvantaged groups, what kind of specific needs do they have and in what ways can we incorporate them. Divya, one question to you, when we are talking about women's representation in local bodies and then the challenges which have been persisting forever now,
So in every kind of political structure, whether in the party, outside the party, we encounter these challenges. So yes, your party has also been in favor of the women reservation bill recently, but do you feel that in fact inside the party there are still some structural constraints, and do you feel the need that the party has to provide more space to women and more not just the space, not just more access, but more decision making power, and they need to give them the possibility that they can have their own opinions, voice their own opinions, and they can be much more assertive. So do you think there is a more requirement of more space and more sensitization? I think every party needs to do that. My party has been a leader, a champion in that. I mean, from local body reservations came into the UPA government during Rajiv Gandhi's time, that was taken into 50%. My party has not recently supported the 33% bill was passed when Sonia Ji was the UPA chairperson. And me and Pranati being part of this panel definitely speaks volumes about what Congress leadership thinks in terms of women leadership. यूपी के अंदर जब प्रियंका जी लीड कर रही थी तो उन्होंने तय किया था कि कितनी महिलाओं को हम टिकट देंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने यूपी में दिया था। तो ऐसा नहीं है, पार्टीज ऑल्सो want to do it. My party is very serious about women representation. वो संगठन, मैं संगठन से आती हूँ, मैं पंचायती राज से पहले इलेक्ट्रोल स्ट्रक्चर में एमएलए थी, तो मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया था, मुझे अभी संगठन में लिया गया है। और मैं अपने उदाहरण से ये कह रही हूँ कि महिलाओं को कांग्रेस हर तबके में हर जगह पर बहुत पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी है, वो भी मैटर करती है, वो भी गवर्न करती है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स को, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने कहा था कि कई चीज़ें आपको मांगनी पड़ती हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और हम आधे हक से संतुष्ट नहीं हो सकते, हमें पूरा आसमान चाहिए। Thank you, Divya. We have more questions for you, but we'll come back. So we move to Pranati now. Pranati, we would like you to share some insights of yours as a parliamentarian in terms of what do you feel are the most important sectors जिनके अराउंड हमें विमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स बिल्ड करने की ज़रूरत है। रिसेंट बजट आया, उसमें कम से कम बहुत सारी रिपोर्ट्स का कहना है कि 10% बजट का जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ के लिए होना चाहिए, बट कुल मिला के देखें तो 2% भी नहीं है। तो पहला सवाल थोड़ा जेनरिक है कि आपके व्यू में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करनी जिससे महिलाओं को लाया जा सके पॉलिटिक्स में और रिप्रेजेंटेशन में, और दूसरा विच इज़ समथिंग स्पेसिफिक अबाउट बजट कि आपके स्टेट में या फिर जनरली इंडिया में आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स में महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। Firstly, thank you for having all of us on this panel. It's a very enlightening Sunday for all of us. When we talk about gender budgeting, it's a very wide subject, and it's not just restricted to gender budgeting in Parliament or gender budgeting in our national budget, but gender budgeting in all areas where women are working, even if it's the household, or whether it's agriculture, or whether it's private companies. मैं उस constituency को 15 साल से represent as an MLA कर रही थी जहाँ पे BD workers बहुत थे, and you spoke about unorganized labor. There are a huge number of women in unorganized sector. You'll be shocked to know that 73% women are working in the agricultural sector, but still we don't have land rights over there. Of course, Mr. Khurshid will be able to, talk about it more because he's such a senior advocate. But so there are still very many gaps and lacunae, and I think, like Divya said, no matter how much budgeting you do, no matter how many laws you have on paper, till there's a mentality change of looking towards women, and not just in our country. I am very proudly saying that I belong to a party, an organization which was able to give India its first female prime minister in the form of Indira Gandhi, and because of which all of us are here. We have that courage because we see women like her fight. I proudly say that because today there's a lot of Trump and Musk thing, charcha going on everywhere, where I feel ashamed that at one point in time our head was held high when Mrs. Gandhi was the prime minister. The other prime ministers, the other leaders of states used to literally bend, or she commanded respect, she never demanded respect. But today the state of affairs is so grim that our people are coming handcuffed in our own country, and that says a lot about leadership. And the reason I'm saying that, because America
they are still not ahead of their times where they're able to give a woman president to their society. In spite of Hillary Clinton contesting, this time we saw a Kamala Harris. They're not able to accept that. So I think our society is far more progressive when it comes to that. But at the same time, I'd like to say that men don't like to see women in power. Across all organizations, whether it's politics, whether it's the corporate sector, whether it's at home. So how do we change that? And is gender budgeting really going to give you that empowerment? Or is your mental change, a change in mentality, going to give you that empowerment? So, like for example, in Maharashtra, we after the whole Nirbhaya thing, we had very stringent laws. Laws are from our side, apne bazu se hai. But how many women are actually going to the police station to file those complaints? Because we're still so scared. Ye kya kahega, wo kya kahega. If I go to the police station and file a complaint, all the hands, everybody will tell me it's your fault. This mentality has still not changed, unfortunately, and I feel all of us as women in responsible positions, may not be authoritarian. You used a very important term over here. It's not just representation. It's about representation with power. If there's no power, then like Divya said, it'll just be Sarpanch Pati. It'll just be namesake. So representation with power, I would say forget representation. Just power. Just the fact that a woman can be heard, like BD Kamgars, for example. They earn money. They earn a lot of money. They are the breadwinners for their family. So they're, the finances. But do they really have the power at home? They give their finances to the husband, who will then use it to purchase a bottle of, you know what I mean. So, and then if he's angry, he will beat her up. Domestic violence. How is budget helping that girl who is getting abused by her husband every day, day in and day out? Financial stability is very important, along with mental stability is what I feel. The governments need to concentrate on an all-rounded approach. It's just not about budgeting. So when we talk about budgeting, let's talk about budgeting in all areas, right? If I don't have land rights, then what's the point? Or if I'm a BD worker and if I'm not able to voice my opinion. Having said that, reservation has played a very important role because she was able to take the first step. If there was no reservation, that first step also would not have happened, right? So that first step, so that is a means to an end. It's not the end. Reservation is means to an end. It's up to us how we utilize that reservation. If you're just going to be a puppet there, then it's of no use. So for that, it's our struggle at the end of the day. It's the female struggle, it's the woman's struggle. Exert yourself, put yourself in a position of power, and it's not easy, but at least this 50% reservation in local self-government has helped women across parties, not just the Congress party, and that I think is a milestone step. Today, hamare upar, we dynasty politics, but because of 50% reservations, my Solapur Municipal Corporation had over 70% women who didn't have backgrounds, political backgrounds, who was probably a teacher, who was a homemaker, who was a lawyer, who was probably nothing. But so many women contested that election and so many women won that election. That by itself gave them a sense of power. Confidence, I think, plays a very important role when it comes to empowerment for women. 2005-2006 was again a milestone budget because for the first time, women-specific schemes were introduced in that budget, and 30% schemes with allocation for women were introduced. And obviously, the Women and Child Department was, I think, introduced around then, which was given all the power. But again, I say, like for example, self-help groups is such a huge movement in our country, and it is, if you see, around the country, around everywhere, self-help groups are on paper, the names are there, the women are given loans. And what are these loans used for? To pay earlier loans. Those loans are not used for them to, start maybe like in Maharashtra, you say a bhandar,
you know, where you can, जब गांव में कुछ शादी होती है, these women come together and they make food like a catering, like a mini catering thing, or maybe a juice, like a sugarcane machine, you give sugarcane juicing machine, you give them. Make them self-reliant. Don't make them dependent on you. And this is what I've seen across all parties or across all political systems. Government does the hand-holding, but they become dependent on the government. Let's focus on back to being, you know, back to the thoughts of Mahatma Gandhi ji and to the ideologies. Okay. ये होता है काफ़ी सारी चीज़ जो हाथ से बनती है उसके वो बड़े बड़े उद्योगपति और करोड़पतियों को दे जाते हैं या मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स को दिए जाते हैं. क्यों ना हम बचतगट और महिलाओं को ये टेंडर्स दें, क्यों ना हम उनको गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दें. और प्रोसीजर होता है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. द गवर्नमेंट जैसे टेंडर्स चेक करने के प्रोसीजर या इनका काम अच्छा है कि नहीं. जैसे मिड डे मील्स महाराष्ट्र में महिला बचतगट ही बनाते हैं, वैसे आई थिंक इनका स्कोप बढ़ाना चाहिए. फॉर एग्जांपल कल अगर ये टेंडर ख़त्म हो जाएगा तो वो जैसे कोविड में लॉट ऑफ महिला जैसे बीड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गए थे तो फिर जाए कहाँ. तो क्यों ना हम उनको ऐसी साधन दे जो जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो. जैसे शुगर केन मशीन, वड़ा पाव बनाने की कोई चीज़ें या इडली डोसा बनाने की कोई चीज़ें जिससे कोविड हो ना हो, कोई कंपनी आए ना आए, गवर्नमेंट टेंडर्स ख़त्म हो ना हो, शी कैन स्टिल बी सेल्फ रिलायंट और उसके मोहल्ले में शी कैन स्टिल सेल दैट स्टफ. बहुत सी महिला आती है और कहती है हमारे लिए व्यासपीठ दो, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए व्यासपीठ दो, फिर वो डिपेंडेंट हो जाती है. लेट्स एडुकेट देम कि वो खुद ब खुद ऐसी चीज़ें बनाए जिसका लोकल कंजम्पशन हो. आई थिंक वहाँ से स्टार्ट होना ज़रूरी है. बजट इज़ वन थिंग, WCD को बजट देना, महिलाओं के लिए बजट देना वन थिंग, लेकिन सब जगह पे महिलाओं को जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलता है, जब तक मेंटल हेल्थ के बारे में बातें नहीं होती है, जब तक अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, आर्थिक प्लेटफॉर्म, व्यासपीठ के साथ उनको एक मानसिक व्यासपीठ भी होनी उतनी ही ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट बजटिंग फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन जिसको उनको बिल्कुल मदद नहीं है. और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से और एक चीज़ हो सकती है, जब जाके हम उनके साथ डायलॉग्स करते हैं तो 50% उनका टेंशन वहीं पे कम होता है. क्यों ना वो डायलॉग्स करने में गवर्नमेंट बजट दे, क्यों ना ऐसे चीज़ें मोबिलाइज करे जहाँ पे फैसिलिटेट करे, जहाँ पे हम महिलाओं के साथ बैठ के काम कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं. आई थिंक उसकी ज़रूरत है. और फिर जो पैसे उनके लिए देते हैं उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. जैसे निर्भय फंड अंडर यूटिलाइज्ड, इट्स शॉक कि निर्भया फंड इज़ अंडर यूटिलाइज्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स महिलाओं का जब कोई किसी का बजट की कमतरता होती है तो महिलाओं के बजट से लिया जाता है, तब SC/ST बजट से लिया जाता है, SCP जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में भी बहुत बार होता है कि महिला स्पीकर होती है तो 8वें 9वें नंबर पे नाम जाता है और पुरुषों को. सो आई थिंक हम सबको लड़ना, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल, नो मैटर इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड, नो मैटर इफ़ यू हैव मनी, नो मैटर व्हाट, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल. बट रिजर्वेशन के वजह से हम इधर आए हैं. अभी हमारे ऊपर है कि हम रिजर्वेशन का उपयोग कैसे करें. सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती एंड डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट. आज की गवर्नमेंट से तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आज हम जेंडर बजटिंग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कहीं some woman or some 4-year-old student is getting molested in a school in Bombay, or some Dalit woman is getting raped in some field in Uttar Pradesh or Bihar. It's so unfortunate. So I think budget is a very integral part, but वो budget का utilization होना चाहिए, mentality change होनी चाहिए. जो laws हमारे बाजू से है हमें उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. और they have set the ball rolling, but we have to use it. कैसे use करना है वो हमारे ऊपर है. And I would say not just as MPs and MLAs, but every woman sitting in this room, every woman in a house has the power. And I believe कि हमारा DNA बहुत strong है और पुरुषों से ज़्यादा. We have a greater threshold for pain. कोई भी तरह की सफरिंग सहन करने की हमें ज़्यादा ताकत बाय जेनेटिक्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी यूज़ दैट
to suffer, but we don't use that to speak against injustice, because वो भी शायद कहीं DNA पे है कि okay, you know, हम सहन करेंगे. Let's start talking about these injustices, और budget का utilization automatically हो जाएगा. Of course, it's very important कि जब financial स्थिरता मिलती है तो automatically बाकी सारी स्थिरता मिलती ही है, no problem. But there's no doubt about it. But I would say that the Congress party, and I proudly say that, has taken very many steps for the development of women, all-round development of women. चाहे वो reservation हो, चाहे वो 2005-2006 का budget, gender budget हो, चाहे वो 50% reservation हो, चाहे वो आपका bill. अभी देखिए ये कितना बड़ा fast कि women reservation bill pass किया, पर caste census जब तक नहीं होता है तो all these things are irrelevant. You know, caste census होना बहुत ज़रूरी है. Unorganized sector जैसे बीडी कामगार जो मैंने कहा, या एग्रीकल्चर, माइग्रेंट वर्कर्स हो, या विमेन लेबरर्स हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ये सिर्फ ऑन पेपर है. जैसे आंगनवाड़ी सेविका, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. आशा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट, आज भी पार्लियामेंट में वो चर्चा हो रही है, सालों से हो रही है. उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा जाता है, उनको सर्वेज के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनकी पे इतनी कम है एज कम्पेयर टू द volume of work that the government is getting from them. And they, if you see in every state, the Anganwadi Sevika is the backbone of that state. क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रही है. वो गर्भवती महिला को ट्रेनिंग दे रही है, या उनको ये कर रही है, उनको सपोर्ट दे रही है. वो स्कूल का भी काम कर रही है, वो माँ का काम कर रही है, और वो गवर्नमेंट की एजेंट का भी काम कर रही है, लेकिन उनका पे बहुत कम है. सो वहाँ पे यू नो, आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉटम डाउन. और वहाँ पे स्टेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इवन इफ सेंट्रल बजट में एलोकेशन हुआ, जब तक स्टेट्स ये सीरियसली नहीं लेती है, इट्स मीजली 3 स्टेट्स ही है जो which are seriously looking at gender budgeting. Not all states unfortunately are looking at gender budgeting. हमारे महाराष्ट्र में एक लाड़की बहन बोल के एक बहुत ही इलेक्शन टाइम पे लाड़की बहन स्कीम आई थी, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी मैं लाड़की बहन को पैसे नहीं दे सकता. सो ये तो महिलाओं का इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन के टाइम पे वोट्स मांगने के लिए, और जब सीरियसली ज़रूरत होती है महिलाओं को गवर्नमेंट की, तब ये ऐसी गवर्नमेंट जो अगेंस्ट विमेन है, जो नॉन प्रोग्रेसिव है, विच आर रिग्रेसिव गवर्नमेंट, जो महिलाओं को तुच्छ स्थान देती है, जो महिलाओं को ऊपर नहीं समझती है, ऐसे गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करे कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आंगनवाड़ी सेविका, हाउस वाइफ्स का इस्तेमाल करती है और फिर उनको भूल जाती है. दिस इज़ इनफैक्ट डेट, तो नहीं भी करते तो भी चलता, बट दिस इज़ डेट्रीमेंटल, क्योंकि वो 2 महीने उनको इतने पैसे मिले, और वो भी कितने महिलाओं ने उनके साथ रखे होंगे एज अ क्वेश्चन, वो भी दिए होंगे घर के लिए या पति को दिए होंगे. बट दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड. सो बजटिंग के नेगेटिव्स भी हो सकते हैं. बजट्स हैव टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली. उसके लिए सेंसिटाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल शुड स्टार्ट, जो आप और मैं भी कर सकते हैं. जैसे आई जस्ट एंड बाय सेइंग, उम्मेद एक इज़ अ मूवमेंट इन महाराष्ट्र. उम्मेद के ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ग्रुप है जिसको उम्मेद का नाम दिया जाता है. लेकिन मैं जिस गांव में जाती हूँ वहाँ पे महिला, उम्मेद की महिला मेरे पास आती है और कहती है, मैडम आम्हाला ऑफिसच नहीं है. मैडम हमको गांव में छोटा सा अंडा सेल जितना भी ऑफिस नहीं है, तो फिर उम्मेद मूवमेंट का क्या फ़ायदा. सो ये सिर्फ शो के लिए कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ग्रास रूट में वो चीज़ें पहुँच नहीं रही है. और ये बजट जब तक ग्रास रूट तक पहुंचता नहीं है, तब तक इट्स आई फील इररेलेवेंट. Thank you, Pranati. I think Pranati has touched upon many serious points, ranging from how it is important for us to talk about mental health of women, क्योंकि वही उन्हें sensitize करेगा अपने structural constraints समझने में. Then how it is important to build specific budgets for specific groups of women, and then how it is important to have women in positions of power. There was a reference to Indira Gandhi ji while Pranati was speaking, and how the Congress party has been giving space to women to be political leaders. I want to come back to Salman sir, because you have spent so much time in the Indian politics. You have held important positions. What I want to ask is that, yes, the Congress party, other parties, all parties are trying to provide more space to women,
to come forward and be part of the mainstream politics, but we still have very few reference points. We have so far had probably maybe 18 or 19 CMs historically, and at this point of time, I think only 2 CMs. So, as you were talking about the fact that we need to make sure that the policies translate into something in the grassroots, and probably the policies are not translating because we are not still able to see women in the most important decision-making position, which is of probably the Prime Minister or the Chief Minister. That is something that most of the parties have not been able to achieve. और वो शायद वो अचीव कर लेना एक मेजर लैंडमार्क होगा ये इंश्योर करने में कि महिलाओं की बात एक्चुअली सुनी जा रही है. जब तक आपके पास सीएम या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में महिलाएं नहीं होंगी, शायद डिफ़िकल्ट होगा उनकी नीड्स को समझना या असर्टिवली उनकी नीड्स को पुश करना. तो उस पर हाउ डू यू लुक एट इट दैट वी हैव मोर वुमेन इन नाउ एज पार्लियामेंटेरियंस, एज part of the state legislatures, but still we have very few reference points when we talk about the most important positions of power. So what would you say about that? Why is it still like that? What can we do to make it better? मतलब मुश्किल हो जाता है पुरुषों के लिए ये इंश्योर करना कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो महिलाओं को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा एप्रीहेंशन रहता है कि नाउ इट्स दे आर गोइंग टू क्वेश्चन द करेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं नहीं जानता कि इसका कोई सीधा सीधा उत्तर मैं दे पाऊँगा. बहुत कुछ समाज में बदल रहा है. हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे, उसके बाद की बात भी है, प्रश्न उठते थे कि महिलाओं को कहाँ कहाँ योगदान देने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, कहाँ है कहाँ नहीं है. मैंने जब वकालत शुरू की थी तो उस समय एयर इंडिया की जो कैबिन क्रू होता है उसके बारे में एक बड़ा सवाल उठता था. नरगिस मिर्ज़ा का एक फेमस केस है कि महिलाएं जो कैबिन क्रू में होती हैं, अगर वो विवाहित हो जाती हैं, अगर शादी कर लेती हैं तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ती थी, और पुरुष जो थे वो जब तक चाहें रह सकते थे, विवाह कर सकते थे, घर गृहस्थी बना सकते थे, उन पे कोई रोक नहीं थी. 30 या 33 वर्ष की महिला हो जाने पर रिटायर मानी जाती थी. पुरुष जो थे 60-65 की उम्र तक रहते थे. लेकिन आप देखिए कितना परिवर्तन आया है. और लोग जो उस समय कहते थे कि नहीं वो जो पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी अगर इसमें कोई परिवर्तन आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन लाया और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि उसमें कोई ऐसी चिंता का कोई विषय नहीं है. फ़ौज में, एयरफोर्स में लोग सोचते थे कि एयरफोर्स में या फ़ौज में तो सिर्फ मेडिकल विंग जो है उसमें महिलाएं हो सकती हैं. आज फाइटर पायलट्स हैं, तो आज फाइटर पायलट्स हैं और हम किसी से कहीं दूर नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है. लेकिन ये देखा गया है शायद कि महिला सीएम भी बन जाएं, प्रधानमंत्री भी बन जाएं, तो क्या हर महिला का धरातल पे जो महिला है, जो सबसे पीछे खड़ी महिला है क्यों में, क्या उसकी जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं कि नहीं होती हैं? इसका कोई अभी सीधा कोई सबूत प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि महिला संवेदनशील होती हैं महिलाओं के बारे में, और यकीनन महिला अगर अध्यक्षता करती हैं किसी भी संगठन की या किसी व्यवस्था की, तो उसमें कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए यकीनन देखने को मिलता होगा. लेकिन पूरा सिस्टम जब तक ना बदले तब तक एक महिला ऊपर बिल्कुल प्रथम स्थान पर पहुंच भी जाए तो उसका इतना उपयोग हो पाता है कि नहीं हो पाता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है. समाज में बदलाव कब आएगा? अभी प्रीति जी वो कह रही थी कि जो महिलाओं के साथ व्यवहार देखने को रोज़ मिल रहा है, अखबार में रोज़ आता है, टीवी पे रोज़ आता है, बालिकाओं के साथ, बच्चों के साथ जो देखने को मिल रहा है, और इतने कानून बनाने के बाद और इतनी कुछ चिंता व्यक्त करने के बाद सब लोगों का संकल्प सामने आता है और तब भी कहीं ना कहीं क्या कुछ देखने को मिलता है. तो एक चिंता तो है, एक बहुत बड़ी चिंता है. तो एक सामाजिक न्याय मूवमेंट को लेकर
समाज के कल्याण को लेकर और समाज में व्यापक एक परिवर्तन आए, इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंबलिज्म में और वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है। सिंबलिज्म का अपना महत्व होता है, उससे बहुत दूर तक उसका असर होता है, लेकिन सिंबलिज्म काफ़ी नहीं है। वास्तविकता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी जितनी चर्चा हुई है उसमें यही लगता है कि वास्तविकता में बहुत कमी है, अभी सवालिया निशान है। और जैसी आज यहाँ की ये बैठक है, उम्मीद है कि ऐसी बैठकों से बात आगे बढ़ेगी, और जो भी परिवर्तन आए हैं, और पिछले 20 साल में जैसे दिव्या जी ने कहा कि जब व्यवस्था में परिवर्तन आया था, पंचायत व्यवस्था में, उस समय लोग क्या समझते थे और क्या सोचते थे, और आज क्या सच्चाई है और क्या आज वास्तविकता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन और तीव्र गति से परिवर्तन होने चाहिए, मैं समझता हूँ। इसके लिए हम लोगों को सबको संकल्प लेना चाहिए। और प्रणीति ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, या कुछ महिलाओं के लिए नहीं जो पार्लियामेंट में आ जाए, या कोई किसी बड़े स्थान पर पहुंच जाए, कोई बड़ी IAS की अफसर बन जाए। घर घर में, हर परिवार में इस लड़ाई को लड़ना है, और इस परिवार में महिलाएं अकेले ना लड़ें, हम महिलाओं के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ें, तभी हम समाज में एक कल्याण ला पाएंगे। थैंक यू सलमान सर। सलमान सर के जो व्यूज़ थे उनमें एक बात आई कि when you have an official position, we don't have still a litmus test to see whether it translates into having better policies for women. So Prati, I want to ask you, since both of you have been part of policy making process, do you feel that it becomes challenging being a woman when you're part of the policy making process? Does it become challenging to understand the needs of all groups of women who are coming from different socio-economic location? And how have you survived that challenge? I was listening to one of your interviews with the Hindustan Times, and you talked about how there's always a constant need that we also have to prove ourselves. So it's not so easy merely holding a position, and where people might think that it's easy to be in a position of power, that you're representing someone, and probably it's much more a seat of struggle at times to understand what the needs of different women are and to incorporate them and then to translate them into policies. How do you look at it? It's not just politics. Like I started off by saying, sab jagah, it's a struggle for women to survive. See, beginner's luck to sabko milta hai, but then to survive, to be consistent, it's a struggle. It's an everyday struggle. So, of course, as women, even to be heard in parliament, even to be heard in the Vidhan Sabha, even Panchayat, वो भी challenging है. Because like I said, men are not programmed to accept women in power. Across societies, not just India, across societies. तो उसके लिए हमें रोज़ लड़ाई लड़नी पड़ती है. छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, कोई बड़ी लड़ाइयाँ होती है. इवन होम मेकर जो गृहिणी होती है उसको भी रोज़ लड़ाई लड़नी पड़ती है. और उसको तो कोई there is no process, appreciation ही नहीं होता है उसका. So शायद हमारे लिए तो appreciation होता है कि लोग हमें चुन के दोबारा देते हैं, वो भी एक struggle होती है. All of us have to make our place. हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है. रिजर्वेशन ने पुश दी है, लेकिन वो जगह कायम रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है. जैसे डिबेट्स जब होते हैं महाराष्ट्र असेंबली में या पार्लियामेंट में, महिलाओं के ऊपर डिबेट्स होते हैं तो महिला ही पार्टिसिपेट करती है. चेंज उस दिन आएगा जब महिलाओं के डिबेट्स के ऊपर पे पुरुष भी पार्टिसिपेट करेंगे. चेंज उस दिन आएगा जब विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जब पुरुषों को भी मिलेगी और महिलाओं को अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस और चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी. दैट विल बी द रियल चेंज. चेंज तब आएगा जब महिलाएं CEOs बनेगी, जो बदल रहा है, एंड दैट इज़ चेंजिंग. बट आई थिंक स्मॉल स्ट्रगल्स जो है वो रोज़ करनी पड़ती है. यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ. उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है. महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. और आई थिंक जब हम किसी महिला को इन पोजीशन ऑफ पावर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कॉन्फिडेंस, जैसे मैं इंदिरा जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को देख के आई गेट कॉन्फिडेंस कि मैं भी वो कर सकती हूँ. या घर पे कोई औरत है जो झगड़ के
हैज़ एस्टैब्लिश्ड हर राइट, उसको भी देख के मैं प्रोत्साहित होती हूँ. मेरे बीड़ी कामगार जो है वो दिन रात काम करते हैं और वेडनेसडेज को उनके पति को ऑफ होता है, तो ट्यूसडे को वो छोटी छोटी जो उनकी सेविंग है उससे वो लाइक शोलापुर में वो मटन और चिकन खाते हैं तो वो बना के देती है. तो इनका स्ट्रगल देख के मुझे प्रोत्साहित होता है. तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कहीं हमें भी देख के वो महिला प्रोत्साहित होती है कि अगर ये वहाँ जाके लड़ सकती है, और बेसिकली हम लोग सब लड़ सकते हैं, यू नो वो है. जैसे मैं मेरे पेरेंट्स को कहती हूँ कि मैं आई एम अ फाइटर कॉक, और उसका फ़ायदा मुझे पार्लियामेंट में होता है. तो वो देख के महिला को प्रोत्साहित होता है जैसे मैं उनसे होती है. तो आपको भी कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ भी कोई ना कोई देख के प्रोत्साहित हो रहा है, इनकरेज हो रहा है. शायद वो आपको बता नहीं पा रहा है कि यू आर इनकरेजिंग मी, यू आर इंस्पायरिंग मी, but 100% I'm telling you, every woman present here is inspiring at least 50 women who she is in touch with. She could be your masi, she could be your mother, she could be your sister, she could be your mother-in-law, she could be your father, she could be घर पे कोई आपकी दोस्त हो, आपकी सहेली हो, कोई ना कोई आपको देख के इंस्पायर हो रहा है. तो जब आप वो पहला कदम लेती हो, यहाँ पे आना भी आपके लिए फाइट है ही, स्ट्रगल ही है यहाँ तक पहुँचना. जैसे आप यू आर अ प्रोफेसर इन अमिटी एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ स्ट्रगल, it mustn't have been a cakewalk. So somebody somewhere is looking at you and drawing inspiration, and when you become aware of that fact, that's when that fire in you lights up to fight for the rights of those people who are looking at you and drawing inspiration. Thank you, Pranati. Divya, coming back to you, and as Pranati was mentioning that a lot of women get inspired when they see women in difficult positions and position of power. आज भगत सिंह का शहादत दिवस भी है, तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी भी है और सही भी है कि आपने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था that once you became a legislator, you realized what kind of discrimination women go through. It's not easy to be a legislator and a woman. And specifically you said that men feel threatened in front of confident, assertive women. They are not threatened of meek women as such, but of confident, assertive women. So in this present scenario, when you see that we have a regime in power which is primarily built on masculine lines and they are not very receptive of women-centric politics, how important it is for women to be assertive and how challenging it is and how challenging it has been for you to deal with the constraints that have come your way. So, yes, that was an interview I had given that, I only faced discrimination when I became a legislator. मेरा परिप्रेक्ष्य था कि जब मेरी परवरिश हो रही थी, हम दो बहनें हैं तो मुझे नहीं पता कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. स्कूल में नहीं हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुआ. जब मैंने तय किया कि सेवा के माध्यम से राजनीति का अंदर आएंगे तो पार्टी स्तर पर कभी नहीं हुआ. और जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत ओपन हैंड से वेलकम किया गया. ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ महिला का ये वो. लेकिन जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ रही थी और मैं प्रचार करने गई, एक स्कूल के बाहर मीटिंग थी और कुछ लोग बैठे हुए थे, वो ऐसा ही समूह होगा तो आप बिना माइक देते और पीछे कुछ बोल रहे थे वो सुन सकते थे. तो दो आपस में बात करते हुए लोगों ने कहा कि इसको वोट देंगे अपन, ये पतली सी ये तो बच्ची है, इसको वोट दे के अपन वोट ख़राब थोड़ी करेंगे. तो मैंने वो सुन लिया. मैंने घर जाके मैंने कहा नहीं, चुनाव तो मुझे जीतना है और 5 साल बाद कहना है कि वोट तो हमने सही जगह दिया था. जब मैं चुनाव जीत कर आई और मैं एक विधायक बनी, उसके बाद जो आप जिन आशाओं के साथ आप वोट लेकर आती हो, उस आशाओं पे खरा उतरने के लिए जब आप काम करती हो, तो मुझे बहुत, जैसे अभी प्रणीति कह रही थी कि जब आप विमेन हैं तो 8वें 9वें नंबर पे बोलेगी. मैं जब विधानसभा में बोलती थी बिल पे कटौती से आती थी, कट मोशन से, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने आप आते हो. लेकिन जब डिमांड पे आते हो तो चीफ विप आपको टाइम देते हैं कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे. तो मुझे चीफ विप टाइम नहीं देते थे कि ठीक है अभी टाइम नहीं है, बहुत पैक चल रहा है, 33 जने बोलेंगे. तो मैंने कहा नहीं, ये ना तो मुझे सुनना ही नहीं है, जिस दिन मुझे बोलना है उस दिन बोलना है. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई स्पीकर CP जोशी जी, दैट वंस ही हर्ड माई स्पीचेस दैट आई प्रिपेयर्ड एंड आई केम वेल वर्स्ड, ही कॉल्ड मी, और उन्होंने कम से कम हर सेशन में 5 या 6 सब्जेक्ट्स पे मुझे ओपनर बनाते थे. तो मैं पहली वक्ता होती थी जो पार्टी की तरफ से उस डिमांड को खोलती थी. तो ये ऐसा लगता है कि आपको जो प्रणीति कह रही थी, हर
जगह संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे आप लीडरशिप के रोल में ऊपर जाते हैं, व्हेन यू गो टू द टॉप, जैसे टॉप इज़ वेरी वेरी लोनली, व्हेन यू गो टू द टॉप ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्रगल फार मोर। कार्य क्षेत्र में काम करती हुई हर महिला जो चुनौती देती है उस स्ट्रक्चर को, उससे सब असहज होती है। मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी ब्यूरोक्रेसी से डील करने में। सीनियर IAS ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब मैं फ़ोन करती थी तो बहुत रूखे से जवाब देते थे कि वी विल सी टू इट। I didn't want to hear an answer, we will see to it, because I had well read what I was calling for and I wanted, yes, this is to be done. And I would argue and I would be very assertive. I used to have a problem with the collector initially when I'd got, he said, okay, we will see, maybe I'll look into it whether it's to be done or not. I said, no, you don't have to look into it. This is it falls, it can be done in this framework, it is absolutely on merit and this needs to be executed. तो मुझे लगता है कि ये चुनौतियाँ हर स्तर पर होती हैं। जैसे जब एक महिला सरपंच बनकर आती है तो मुझे लगता है उनको भी ये सरपंच के रूप में नहीं देखते, एक महिला के रूप में देखते हैं। वहाँ पे जो उनका ग्राम सेवक होता है वो उनको नहीं सुनता है, वहाँ पे उनको असर्टिव होने की ज़रूरत होती है। वो सोचते हैं अच्छा ये क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो मुझे लगता है आपको हर वक्त सर्वाइवल की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और ये एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। बट मुझे ये लगता है कि जैसे प्रणति कह रही थी कि हमारे DNA में है कि हमारा थ्रेशहोल्ड ज़्यादा है। अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो महिला नहीं कर सकती। अपने पंखों को खोलिए, ज़माना उड़ान देखता है। और महिलाएं, अब हम देख रहे थे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहकर जब धरती पर आई तो एक खुशी की लहर थी। कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है और कहाँ जब हम हमारे ग्रास रूट लेवल में गाँवों में जाते हैं, उन डिफ़िकल्ट जोग्राफी में देखते हैं उन महिलाओं को जिनके पास मोबाइल नहीं है। महिला गर्ल चाइल्ड, जब कोविड के अंदर आपको पढ़ना होता है, आजकल बहुत सारी शिक्षा ऑनलाइन है, उनके लड़कों को मोबाइल दिया जाता है बट लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस देखिए आप, कहाँ दुनिया जा रही है। एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी हमें तय करने की आवश्यकता है और एक बहुत कंडीशनिंग है सदियों से कि चुप रहो, सहन करो, बर्दाश्त करो। उससे जब आप बाहर निकलती हैं तो निश्चित रूप पर आप पर प्रहार भी होते हैं। जब आप मेरिट पे होते हैं, आपका काम बहुत बोलता है, आप उम्दा हैं, तो आप पे कुछ नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि क्या हैं, आप स्त्री हैं। जैसे प्रणति अभी कह रही थी कि विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर आपको कैबिनेट में एक महिला रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप देते हैं कि दिखाने के लिए कि एक महिला कैबिनेट में है और उसको डिपार्टमेंट आप देंगे विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है ये प्रॉक्सीज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आय में आप आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत मीक सी महिला हैं, ज़्यादा नहीं बोलती हैं, व्यवस्था है जैसी चला लेती हैं, जैसा कहा गया है वैसा कर लेती हैं। और जो नहीं है, जो बहुत असर्टिव हैं, वो फिर नेचुरली उन पर रहता है कि नहीं कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से हैंड ट्विस्टिंग करी जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति में होता है। हर कार्य क्षेत्र में जहाँ महिला व्यवस्था को चुनौती देती है, वो छोटे से लेकर ऊपर तक हर ऐसी व्यवस्था में मुझे लगता है महिलाओं को ये फेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए मेंटल कंडीशनिंग की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है, परवरिश इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सोसाइटी की कंडीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेंटर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि विधानसभा के अंदर मेरे स्पीकर जो थे CP जोशी जी ने, उन्होंने बहुत मेरी मेंटरिंग करी। उन्होंने मुझे कहा बोलिए, मैं चेयर से टाइम लेकर आती थी, फाइनेंस बिल पे मुझे वक्ता बनाते थे, एग्रीकल्चर पे बनाते, जो भी मतलब विमेन इशू और ऐसी इसके जो ये जिस दिन SC/ST प्लान्स और उसके बारे में चर्चा होती है तो उस दिन सिर्फ SC के लोग बोलते हैं, जनरल नहीं बोलते। मैंने कोशिश करी कि उस दिन भी SC के संबंध में बोला जाए, महिलाओं के संबंध में बोला जाए, बिजली के संबंध में बोला जाए, पानी के संबंध में बोला जाए, एग्रीकल्चर के संबंध में बोला जाए, क्योंकि महिलाएं और जनमानस हर चीज़ से प्रभावित होता है। जैसे आपको सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है तो महिलाओं को चाहिए, हेल्थ है तो आपको चाहिए, एग्रीकल्चर पे आप एक अनपेड लेबर फोर्स की तरह काम करते हैं, आप एक केयर टेकर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उसमें आप ये, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ में महिलाओं का रोल है और इसलिए उससे बाहर देखकर हमें देखने की ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहती हूँ। Thank you, Divya. I would like to pitch the same question to Pranati, and I would like to also ask you that there must be times when you might have thought that the pressure is too much, the backlash is too much. Also because you're in opposition party, there's a different party in center, it
gets difficult to get funds for scheme, it gets difficult to push your agendas. And also at a more personal level, when there's a backlash for what you're saying, when there's a backlash when you're asserting inside, outside party, and there might be times when you felt that you're not heard. In those kind of situations, how did you deal with it, and how did you convince yourself that I am going to come back and I'm going to stick to it? Because at the end of the day, you remember that your boss is the people of this country. They are the people, they are your bosses, right? If they have not discriminated, who are these people? And that's when you draw the strength from. That's where the more you're suppressed, the more you get the energy to fight back. And like Divya said, घर पे कभी discrimination नहीं हुआ, school में कभी नहीं हुआ, college में कभी नहीं हुआ. यहाँ आके थोड़ा बहुत लगता है, but strength वहाँ से आती है जिनको आप represent कर रहे हो. Like मेरा जो भी program होता है तो महिला बहुत बड़े पैमाने पे आती है, बहुत बड़े पैमाने पे आके voting करती है. And I am at the end of the day answerable only to those people. And not because I'm a woman. Remember that. I would say never play the victim card. Let your work speak louder than anything, even if you are a woman. And that's when बाकी लोगों की बोलती automatically बंद हो जाती है, जब वो देखते हैं कि आप आपके काम के बारे में कितनी serious हो, कितनी passionate हो, कितनी जज्बे से आप आपके constituencies के सवाल पार्लियामेंट या legislature में लाती हो. और फाइट करके वी हैव टू फाइट, लाइक मिनिस्टर के पास जाके भी सर फंड्स दो, बट डोंट बेग. कभी आपको कम मत समझो. हैव दैट रिस्पेक्ट. यू नो, ही लाइक आई सेड, लाइक मिसेस गांधी, शी कमांडेड रिस्पेक्ट. इट्स नॉट वेरी इजी, बट लर्न टू डू दैट, एंड दैट विल हैपन विद इफ यू हैव द पैशन. यू नो, जस्ट आप ऊपर तक आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, ओ मैं महिला हूँ इसलिए मिलना चाहिए, महिला हूँ इसलिए मिलना चाहिए, सॉरी बट दैट्स नॉट what should happen. It should happen, हाँ मैं महिला हूँ, मैं ये कर सकती हूँ जो पुरुष ने किया है, और बहुत अच्छी तरह से उनसे बेहतर मैं कर सकती हूँ, और मेरे लोग मेरे पीछे, इसलिए आपको मेरा काम करना पड़ेगा. Not just because, और मैंने काम किया है. हम लोग जब MPs है या representatives है, it's not कि कोई ये दिया जाता है कि आप महिला हो इसीलिए आपको ये काम कम करना पड़ेगा. हमें उससे ज़्यादा चुनौतियाँ है, और वो सब क्रॉस करके यहाँ तक आना है, राइट? वहाँ पे कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है. सो जब आप ये पोजीशन पे पहुँच जाते हो, सो अल्टीमेटली देन वो जेंडर न्यूट्रल हो जाता है. एंड दैट इज़ वॉट योर स्ट्रगल शुड बी एज अ फीमेल. My work counts. I am not here in fighting in front of you because I'm a woman, but because I have worked harder than any guy could have worked, and my people have voted for me. For those of you who are thinking of, and that happens in any sector, whether it's politics, whether it's corporate, whether it's ghar ki baat. The housewife has, poor thing, worked all day, khana pakati hai. Why shouldn't she demand for what she wants, right? So I think that is what it is. But yeah, I think victim card हमेशा प्ले करना also is not correct. Let our work talk, let our jazba talk, let our passion talk, and that is definitely a struggle, but जीत होती है. प्रणति ने कुछ अच्छी बातें कही. I just want to interrupt you one thing. I think let's start with making better washrooms for women on highways, in schools, in colleges, in workplaces, in parliament, in trains. That's where it starts from, because today we, Divya and me, sir, we travel so much, all of you travel, कुछ सुविधा नहीं है. So I think that's where it needs to start. Even like जैसे मैं कह रही थी, बीड़ी कामगार या ये वो crashes है, day care centers है, इस पे भी investment ज़्यादा होनी चाहिए. And मैंने देखा है कि railways में इतनी horrible situation होते हैं, और आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे, sorry, but you have to talk to your bladder and tell the bladder ki wait. And then obviously as women were subjected to so many, you know, infections, medical health is also so poor for women. गाँव के जो PHCs होते हैं उसमें हमेशा सोनोग्राफी मशीन जो होती है वो बंद होती है, उसको बेचारी को ऑल द वे सिटी को जाना पड़ता है और मेन सिविल हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करनी पड़ती है, या रास्ते नहीं होते इसीलिए बीच रास्ता ही उसकी डिलीवरी हो जाती है. So I think health is a very big, women health and women medical infrastructure is also a very big sector where budgetary allocations need to be.
I think rightly so, because I think the health budget with respect to specifically lactating women and women who are disabled, that budget has also been cut down to half in this session. So that's extremely problematic. But I think all of us talked about how there is persisting discrimination with women in institution and how we need to assert ourselves. But I think all of us would also agree that for women who have been facing discrimination in the households and in the economic sector, if they are coming from deprived social groups and deprived economic groups, the starting point for them becomes much more difficult. The access to the starting point becomes much more difficult because the structural constraints are just too many. And with this, I also want to ask one question to Salman sir. When we are talking about discrimination, access and access in public spaces generally for women where they can put forth their political participation. So I want to specifically ask you, sir, that in the contemporary times, given the kind of regime that we have, how important do you think it is for Muslim women to come forward and put their agendas, their demands, and how do you think in what ways it has become much more difficult for them, because they have been subjected to many kinds of stigma, criminalization as well in certain past movements. We have seen the farmers movement where women were criticized, subjected to a lot of trolling, subjected to a lot of hate. We have seen many movements in the universities, Jamia, JNU, women have been subjected to character assassination, slurs, criticism. So in that respect, how challenging and important at the same time it is for women from minority communities to come forward and put forth their agendas? ये बड़ा संवेदनशील एक क्षेत्र है, समस्या है। बड़ा आसान होता है ये कहना कि मुस्लिम महिलाओं के साथ व्यापक अन्याय होता है, लेकिन ये कहने से पहले हम अपने समाज पर एक दफ़ा नज़र डालकर देखें क्या कुछ त्रुटियां हमारे समाज में हैं जिसके कारण जो लोग हमारी बुराइयां निकालना चाहते हैं उनको निकालने का अवसर मिल जाता है। तो समाज को इस पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के बारे में महिलाओं के संदर्भ में कही जाती हैं जो सही नहीं हैं, जो सत्य नहीं है। ट्रिपल तलाक का एक बहुत बड़ा मसला था, उसको सही समझने की आवश्यकता है। उससे संबंधित बहुत सारे और पहलू हैं जिनको सही समझने की आवश्यकता है। और जो लोग ये चाहें, दिखाना चाहें कि मुस्लिम समाज में एक ध्रुवीकरण है, कुछ लोग मर्द हैं जो एक्सप्लॉइटर्स हैं और वीमेन हैं जो एक्सप्लॉइटेड हैं, ये शायद सत्य नहीं है बात। कहीं एक्सप्लॉइटेशन है, इसमें तो कोई इस बात से गुरेज नहीं कर सकता कि एक्सप्लॉइटेशन है, हर समाज में होता है, हर वर्ग में होता है, लेकिन वो क्यों है समझने की आवश्यकता है और उसको कैसे पेश किया जा रहा है और कैसे गलत पेश किया जा रहा है समाज के अंदर से या समाज के बाहर से, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर इस्लामिक हिस्ट्री में थोड़ा सा गौर करें, इस्लामिक हिस्ट्री पे ध्यान करें, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि समाज में जो कोई अधिकार नहीं थे महिलाओं के, वो पहली बार 1400 वर्ष पूर्व वो पहली बार वो सारे ही अधिकार महिलाओं को दिए गए। लेकिन बहुत सारे मसले हैं, शायद यहाँ आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि तलाक, ट्रिपल तलाक भूल भी जाएं तो तलाक जो है वन साइडेड चीज़ है और वो यूनिलैटरली मर्द जो है औरत को दे सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम में औरत को भी तलाक जैसी ही एक सुविधा दी गई है जिसे खुला कहते हैं। थोड़ा सा संदर्भ अलग हो सकता है, उसकी परिस्थितियाँ और मर्द की परिस्थितियाँ क्या होती हैं उसको थोड़ा गौर से देख सकते हैं, लेकिन दोनों को अधिकार दिए गए हैं एक विवाह से बाहर निकलने के। और वैसे ही जो आज के दिन पिछले 15-20 साल में जो दुनिया भर में म्यूचुअल डिवोर्स के प्रावधान बनाए गए हैं, वो 1400 साल पहले म्यूचुअल डिवोर्स का प्रावधान इस्लाम में था और उसका
फ़ायदा उठाया जा सकता है। वैसे ही अगर देखें महिलाओं के और जो अधिकार हैं, हम ये ना भूलें कि जो प्रॉफिट हैं इस्लाम के, प्रॉफिट मोहम्मद का भी विवाह किससे हुआ था? एक महिला से हुआ था जिसका अपना बिजनेस था, व्यवसाय था, और उसने प्रॉफिट मोहम्मद को रोज़गार दिया था, नौकरी पे रखा था, और फिर ये मानते हुए कि उनका चरित्र जो है बड़ा उदार है और बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने वो विवाह किया था। तो इस्लाम में महिलाओं को अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स, पार्टिसिपेशन राइट्स, बिजनेस राइट्स और घर में फैसले करने के राइट्स तब से दिए गए हैं। अब आज का कोई मुसलमान अगर ये कहता है कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं होने चाहिए, तो वो ना अपना धर्म समझता है, ना अपना इतिहास समझता है, और ना ही वो एक वास्तविकता से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर पार्टिसिपेशन, माइनॉरिटीज़ का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ता है और उसमें माइनॉरिटीज़ की तरफ से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, बहुत बहुत मानी हुई महिलाएं हमारे इतिहास में, हमारे मॉडर्न इतिहास में रही हैं, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर आज तक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लेकर आज तक बहुत बहुत मानी हुई महिलाएं रही हैं, जो जिन्होंने बहुत बहुत उदार काम किए हैं इस देश के लिए। तो अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और ये समाज का, ये मैं समझता हूँ दायित्व बनता है, समाज पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहले उनको स्किल्स देने की कोशिश करें, सबसे पहले अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करें, और फिर उन स्किल्स और एजुकेशन का सही उपयोग कर सकें, इसके लिए उनको आगे बढ़ावा दें। मैं ये समझता हूँ ये संदेश हमको, और इस पर कभी और विस्तार से बात होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट पहलूज जो हैं इस्लाम के बारे में, उनके बारे में जो गलतफहमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। Thank you, sir. So as we move on to the final round, where I would request all of you, if you have some questions, you can ask our speakers. And the questions might be related to how to build more participation of women at the grassroots levels to ensure that they have a decision-making power and they have policies that translate into their betterment. So my one line that I want to say before we move on to the questions is that let's all of us hope that we move into an era where we do not only talk about how to bring more women, where we will have choices कि अब इतनी महिलाएं हैं इतनी पार्टी में जो इतना चुनाव लड़ रही हैं कि अब इसमें से किसको चूज़ करें हम लोग. So with that, I would request all of you to come forward, ask questions to any of the speakers if you like. था, और जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि आप तो महिला हैं, आपको डिटेंशन के बारे में क्या पता. सो दिस इज द 1950s जो पार्लियामेंट का गोल्डन एरा माना जाता है, द नेहरू ईयर. एंड यू नो 70 years later we are talking about the same thing. So हमने women chief ministers देखी, सुचेता कृपलानी the first woman chief minister of a state like United Uttar Pradesh. You have seen Indira Gandhi
वी हैव टू बिगिन एट होम, और सिस्टमिक चेंजेस ऊपर से कोई आकर प्रोत्साहित कर सकता है, मौका दे सकता है, कुछ लीड कर सकता है, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन को हमें सेंसिटाइज करना होगा. इट्स बहुत मैसिव एक प्लान है कि जिसमें हर इंस्टीट्यूशन को सेंसिटाइज करें, हर कम्युनिटी लीडरशिप को सेंसिटाइज करें, इंटरफेथ डायलॉग शुरू करें, इंटर कम्युनिटी डायलॉग शुरू करें, इंटर सेगमेंटल डायलॉग शुरू करें. तो हम लोगों ने जो भी अपने समाज में रिफॉर्म लाए हैं हम लोग, दलित समाज और ट्राइबल समाज से संबंधित है. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डाला, कुछ गांधी जी ने और गांधी जी के साथियों ने प्रचार किया, प्रसार किया, बाय एग्जाम्पल करके दिखाया. कुछ लोग जो टेम्पल मूवमेंट्स के इंचार्ज थे, उन्होंने आगे बढ़कर उनको इनवाइट करके रखने की कोशिश करी. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इसमें रोल प्ले किया और आज तक वो रोल प्ले कर रहे हैं. और जब उनको ऐसा लगा कि इनफ इज़ नॉट हैपनिंग, तो पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज, बीएसपी इमर्ज, other political units and political parties have emerged, पर वो generally उसका impact बढ़ता जा रहा है, because we know कि आज से 50 साल पहले जो भी situation रही होगी इनके संबंध में वो आज वो situation नहीं है. लेकिन जहाँ आप ये कह रही हैं कि हमको कैसे सब कुछ ठीक करना होगा और attitudinal change आवाम में, सोसाइटी में कैसे लाना होगा, आज तो उससे बढ़ के एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि हमारे पास जो था वो बिगाड़ा जा रहा है. तो हमारे पास जो था उस पर हम रिफॉर्म करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन आज जो हमारे पास रहा है और था वही बिगड़ रहा है. तो अगर उसको ही हम बचा लें तो फिर हम रिफॉर्म की तरफ एक बार फिर बढ़ेंगे. तो एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्वर्सेशंस व्यापक रूप से स्टार्ट करें मुल्क में. वी हैव टू स्टार्ट डायलॉग्स. कंप्लीट एंड अटर टाइम हैज़ टू बी स्पेंट ऑन डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशंस. हमसे जितना दूसरा हमसे डिफरेंट लगता है, उतना ही करीब जाके उससे हमको संवाद शुरू करना है, बात शुरू करनी है. समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे को हम समझें, एक दूसरे की जो भी आशंकाएं हैं वो हम दूर करें, तो यकीनन हिंदुस्तान कामयाब रहेगा. अभी प्रदीप जी ने बात करी थी डीएनए की, तो डीएनए महिलाओं का तो है, बहुत अच्छा डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तानी का डीएनए भी बहुत अच्छा है. और ये लोग समझते नहीं हैं कि डीएनए हमारा कितना स्ट्रांग है, कि कितना भी ये प्रयास कर लें उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे. अल्टीमेटली डीएनए सक्सीड करेगा और कहेगा कि हम हिंदुस्तानी एक हैं.
Thank you, ma'am. There was one question here. I think you wanted to ask a question. So we can, sorry. Yes. मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव जो पिछले कुछ समय में आया है वो आया सोशल मीडिया से। पहले प्रिंट मीडिया का ज़माना हुआ करता था, वो जो छापते थे वो आप पढ़ते थे और बहुत चुनिंदा इंटरव्यूज़ और चैनल्स के माध्यम से टीवी हर घर में हुआ नहीं करता था। अब आप देखिए कि जहाँ इंटरनेट नहीं है, बहुत इस तरीके की भूगोलिक कठिनाइयाँ हैं, वहाँ छोड़ दिए आप, पर अधिकतम हर घर में हर के हाथ में मोबाइल है और जहाँ पर और जन चेतना बहुत आ गई है इससे। तो जहाँ पर भी इस तरीके का काम होता है, जहाँ पे भी प्रशासन, अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करते हैं जनता के हित में, वहाँ जब आप संगठित होकर स्वर उठाते हैं, मुद्दों को सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रियान्वयन होते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की अभी बात हो रही थी संसद में, जब अभी किसी जज के घर में आग लग गई थी और 15 करोड़ रुपए मिले। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो आजकल प्रेशर बन जाता है आपका इस सोशल मीडिया के उससे। पहले जजेस बड़े उसमें मीडिया ट्रायल्स हो जाती थी आपकी इससे, लेकिन अब प्रशासन भी को आप दबा सकते हैं। ये एक टूल आपके स्वयं के हाथ में है। दूसरी बात, चेतना, जागरूकता होनी ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी जब आपको ओवर रूल करती है, जब आप समझते हैं कि आप अनपढ़ हैं या आपको ज्ञान नहीं है और आप जानते नहीं हैं। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ देख रही हूँ कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन उनके घर के पारिवारिक सपोर्ट से उन्हें बताया गया है कि नहीं, आपको साइन नहीं करना है, ये अपने अनुरूप नहीं है, कोई किसी की हेल्प लेती हैं और वो भिड़ती हैं, अपने वीडियो से भिड़ जाती हैं
अपने सीईओ से भिड़ती हैं कि नहीं नहीं ये प्लान है, ये ऐसे हम साइन नहीं करेंगे, आप तो यू आर असिस्टेंट टू अस फॉर एन एक्स्ट्रा आर्म फॉर एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है। पॉलिटिकल इंटेंट और जो व्यवस्था है, हमारे को जो फंड्स बांटने हैं वो हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि सबसे जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आप क्या काम कराना चाहते हैं उसके मापदंड आपको पता होने चाहिए, तब मुझे लगता है कि वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाते। आपका मेवाड़ से आई हैं, आपका प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा आप राजस्थान से आई। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये अक्रॉस इंडिया है कि जो हम घर पे काम करते हैं, केयर गिवर्स के रूप में काम करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता है। जो हम फार्म पे काम करते हैं, अपने ही खेत पे महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, और कहीं कहीं जगह सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। मेरे वहाँ पर जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपके जैसा का ही सिमिलर दृश्य है, 40 बीघा 50 बीघा है, तो लेबर हायर नहीं कर कर, गाजर होती है तो वो खुद निकालती हैं, राई का है तो धान खुद काटती हैं, उसको गिना नहीं जाता है। इसके लिए ऊपर बहुत शोध हुए हैं और मुझे लगता है कि अब एक आवाज़, एक स्वर में ये बात उठ रही है। जब महिला हकों की बात होती है, फिस्कल इनोवेशन की बात होती है, जेंडर बजटिंग की बात होती है, तो अब ये सबसे पहले उभर कर आता है कि महिलाओं का प्रेजेंटेशन अंडर प्रेजेंटेशन है, महिलाओं को पॉलिटिक्स में, दूसरी सब व्यवस्था में बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, सोशल हिस्सेदारी उसको नहीं मिल रही है, टेक्नोलॉजी उसको नहीं मिल रही है, बाथरूम्स नहीं मिल रहे हैं, सेफ रूट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी हर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे हैं। ये सारी बात उभर कर आती है। तो उसमें सबसे पहली जो बात, दो चीज़ें मुख्य रूप से उभर कर आती हैं, वो है कि हम पॉलिटिकली हम उतना प्रेजेंटेशन हमारा नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और दूसरा अनपेड वर्कर्स है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ये स्वर उठ रहे हैं, इतना काम हो रहा है, आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि दिस विल बी टेकन इनटू जीडीपी एंड इट विल बी काउंटेड एंड मेजर्स विल बी टेकन इनटू दिस अकाउंट। I just like to add and conclude after Sir's remarks. Anyways, मुझे ये लगता है कि किसानों के बारे में ये सरकार आपने पाँच यहाँ पे फंडामेंटल्स कहे, उसमें एक सबसे ज़रूरी फंडामेंटल है जो नहीं था, वो है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। मुझे पहले से लग रहा है कि, और आपको पता है कि कल तक जो पंजाब में हुआ किसानों के साथ, ये सरकार किसानों को लेके बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। विमेन फार्म लेबरर्स तो दूर की बात, इवन मेल पुरुषों के बारे में संवेदनशील नहीं है। एग्रीकल्चर पे कल हमारा डिस्कशन होने जा रहा था, जिसको 12 घंटे रखे थे। इतना बड़ा इशू है एग्रीकल्चर, बजट कट किया गया एग्रीकल्चर पे, और दूसरी चीज़ जो डिस्कशन 12 घंटों का था वो 2 घंटे में निपट लिया। मंत्री ने कहा कि मुझे 1.5 घंटा चाहिए, तो सारे सदस्यों का काम कट करके मंत्री ने उत्तर दिया जो संवेदनशील नहीं था। सो जनरली एग्रीकल्चर को निगलेक्ट, और किसानों को, जो बैकबोन है हमारी कंट्री, वो ये करिए। महिलाओं को लैंड राइट्स भी नहीं है, वो ज़रूरी बात है। और खुर्शीद सर इसके बारे में ज़्यादा ही विल बी एबल टू एनलाइटन अस। और आपने कहा कि शुरुआत से, आई थिंक मैं एक स्टोरी बताती हूँ। कोविड के टाइम पे मैं मेरे खेत में रह रही थी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, और किसी से भी कांटेक्ट नहीं था। क्षेत्र में ही थी लेकिन कांटेक्ट नहीं था। लेकिन मेरे खेत के बाजू में एक पीस ऑफ लैंड था जहाँ पे एक माँ और उसकी 2 बेटियाँ, वो जैसे मराठी में कहते खुड़पने आती थी खेत में, किसान वो लेबरर्स वो काटने आती थी। और महिला इस काम में ज़्यादा अच्छा करती है पुरुषों से, तो वो रोज़ आती थी। और मेरी वो 2 बेटियां सहेलियाँ बन गई, मैं बहुत बातें करती थी उनसे। तो एक दिन वो आई कि मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी दिखती थी, तो कोई अच्छे घर का लड़का मिल गया, इतने पैसे, ये वो मेरी शादी करना चाहती थी। तो उसकी माँ, वो 2 बेटियां, मेरी माँ और मैं, वो उसके पिताजी से लड़ने लगे कि अगर आप ये करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूँगी। तो पिताजी हम चारों महिलाओं से इतने डर गए कि आज वो बेटियां दोनों, एक मेडिसिन मतलब नर्स होने जा रही है और दूसरी पुलिस प्रशिक्षण की एग्ज़ाम दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप सबके लिए, क्योंकि आप जब यहाँ से बाहर कदम लोगी तो आप कुछ ना कुछ लेके जाओगी ना साथ में इस डिस्कशन का, नहीं तो बेमतलब डिस्कशन है। कि वो मैंने एक MP और MLA के रूप में नहीं किया, वो जो फाइट करी मैंने वो दोनों के लिए, मैंने एक
सामान्य लड़की के रूप में उनसे वो फाइट की जो आप भी कर सकते हो। तो आपके वजह से भी कहीं ना कहीं चेंज, बदलाव, परिवर्तन आ सकता है। उस टाइम जो ऐना जी ने आपने कहा कि डायलॉग सेम है, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस हुए तब से लेके आज तक। उन्होंने जो लड़ाई तब लड़ी, उसके वजह से आज आप और मैं यहाँ पे हूँ। तो शायद डायलॉग्स वो ही रहेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले 50 साल रहने वाला है जब वी बिकम द चेंज मेकर। सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। This is a very large area. The top leadership is focused on this in a very special way, and I'm sure that in the war room you would have seen the effect of it. In Uttar Pradesh, Priyanka ji was the General Secretary in charge, and what she did was completely unimaginable, dramatic, where she decided that we have to go with women. But I'm sure that this disappointed her enormously, as it disappoint all of us, because we found that this was completely out of the box, a new experiment. But it seems that the people of Uttar Pradesh were not willing and ready for that dramatic revolutionary change. But we should not give up. We should not give up on that. We'll have to continue taking the feedback, reworking the plans, and then going back with the objective of injecting and bringing in a larger number of young, professional, successful women, so that they can give a new hue, new color. And you talked about the pink color, a new pink color to the politics of Uttar Pradesh. आपने पूछा एक सवाल, महिलाएं क्यों नहीं निकल रही हैं पॉलिटिक्स में.
तो पॉलिटिक्स में जब आप अल्पसंख्यक महिलाओं की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक पुरुष कहाँ निकल पा रहे हैं पॉलिटिक्स में। आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है, विनेबिलिटी का जो मसला है, और जो महाशय जो मुख्यमंत्री हैं वो 80 और 20 की जो बात करते हैं, 80 और 20 है नहीं, ना कभी होगा। हमारा ये विश्वास है कि 80 और 20 कभी नहीं होगा। अगर कभी हुआ तो 80 हमारे साथ होंगे, 20 उनके साथ होंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन आज परिस्थितियां जो हैं और जिस तरह से प्रोजेक्ट करी गई हैं उसमें हमको संघर्ष करना है, कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष जो हम सड़क पे करते हैं उस संघर्ष को बैकअप करने के लिए ऐसी गोष्ठियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि हम समझ तो लें हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और जो अभी राहुल जी ने एक नारा दिया है और एक संकल्प लिया है कि पहले हम समाज की परिस्थितियां पूरी तरह से समझ लें। और कास्ट सर्वे वो इसलिए चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ये मालूम तो हो कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमारी सिचुएशन है, तब उस सिचुएशन में क्या बदलाव लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और कितनी जल्दी लाया जा सकता है, उस पर हम लोग विचार कर लेंगे, उस पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो आपने बात कही है उस पर भी एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, उस पर फिर चेंज करने का प्रयास करेंगे पूरा। थैंक यू। With the closing remarks, I would like to thank all the speakers for giving their valuable time. और ये सेशन हम इसी रिजॉल्व के साथ ख़त्म करते हैं कि आने वाले समय में महिलाओं के इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर मेहनतकश जो वर्ग है महिलाओं का, उनके इर्द गिर्द हम एक बेहतर राजनीति की कल्पना करेंगे, एक बेहतर राजनीति रचेंगे और एक ज़्यादा संवेदनशील राजनीति बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच all of you for joining us, and thank you so much the speakers. Just before closing, I would request our team members to close the panel with these few rituals. हम लोग का शक्ति अभियान का एक रिचुअल है जिसमें हम ये गमछा और इन बैंड्स के साथ हर इंसान जो हमारे पास आता है उनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं शक्ति अभियान का। तो I would request Jyoti, Salma, Ilma to come forward and close it. हाँ, ये मैं दे दूँगी। Women in the room can come forward and we can have a group photo here. All the women in the room can come forward towards panel.